नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी में। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें मंत्री परिषद का गठन भी हुआ है। तो मंत्री परिषद होती क्या है, कितने लोग वर्तमान में मंत्री परिषद में शामिल हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है और वो कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, इन सभी क्वेश्चंस का हम आज हल देखेंगे। और आज हम पॉलिटी का एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जो है संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। इससे पहले की पॉलिटी क्लासेस किसी ने नहीं देखी हो तो वो देख लें। इससे पहले जो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उनको हम पढ़ा चुके हैं। तो आज प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को हम देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। संघीय मंत्री परिषद की बात हमारे संविधान में कही गई है। तो इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है कि संघीय मंत्री परिषद है और इस मंत्री परिषद के बारे में संवैधानिक प्रावधान कहाँ हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद होगी क्या, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। ये हमारे अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद का कहाँ पर जो है प्रावधान है, तो अनुच्छेद 74 में है कि एक राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे उन सब की नियुक्ति, मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की क्या योग्यताएं होंगी ये भी पता हो, नियुक्ति कैसे होगी ये भी इसी में दिया गया है, कार्यकाल कैसा रहेगा ये भी, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, इन सभी के बारे में चर्चा क्या है अनुच्छेद 75 में दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। अभी हाल ही में कल का अगर आपने पेपर देखा हो जो 16 जून को हुआ है, हमारी पॉलिटी की क्लासेस को देखना आप, जो संसद का चैप्टर है, इसके अलावा हमने न्यायपालिका जो पढ़ाई है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। संविधान संशोधन की विधि से क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया गया था क्या कि अनुच्छेद 109 धन विधेयक को पारित करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो 109 में दी गई है। मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रेशर करके पढ़ाया था कि 109 को आपको याद रखना है, कहीं आप 110 ना लगा के आ जाएं, ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको क्या है देखनी है। तो इसी आधार पे ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने आप में। तो अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 75 आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। वास्तव में जो मंत्री परिषद होगी वो प्रधानमंत्री उसका प्रधान होता है, तो प्रधानमंत्री के अनुसार काम करती है। लेकिन इसका काम क्या है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों राष्ट्रपति को सलाह देंगी। राष्ट्रपति जब भी चाहेगा उनसे क्या है सलाह मांगेगा। तो यहाँ पर यही है कि वास्तव में राष्ट्रपति को सलाह देने एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना की गई है। कहाँ पर? संविधान में। लेकिन वास्तविक जो धरातल की स्थिति है वो अलग है। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था क्या है भारत में अपनाई गई है और संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है या विश्व के देशों में जहाँ भी संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ पर जो संवैधानिक प्रधान होगा नाम मात्र के रूप में क्या है राष्ट्रपति को माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या है राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति की जितनी भी शक्ति हैं वही करता है। अतः मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के साथ सलाह देती है, किसको? राष्ट्रपति को। और मंत्री परिषद की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता करेंगे। वास्तव में ये सहायता सलाह जो राष्ट्रपति को पावर दी गई उसका उपयोग करता है प्रधानमंत्री।
और प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह का उपयोग करते हुए अपने कार्यों को करता है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 के क्लॉज 3 में, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यहां से कई बार क्वेश्चन आईएएस में और पीसीएस में पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 का जो सब क्लॉज 3 है, यह निर्धारित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहां ध्यान रखना है, पहला क्या, मंत्रिपरिषद होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और लोकसभा संसद के प्रति नहीं, संसद में तो 3 आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के प्रति नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल और केवल लोकसभा के लिए क्या है, अपनाया गया है। तो ये अनुच्छेद कहता है आपसे क्या, 75 का सब क्लॉज 3। यहां पर राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तो है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से क्या है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से क्या है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति जब चाहे जब उन्हें हटा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है, काम करते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। ये यहाँ पर सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व को हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो मैं आगे अभी इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, पहले गठन करते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा और उसकी संरचना क्या होगी, कितने मंत्री बनाए जाएंगे। ये बहुत क्वेश्चन है जो भारत में क्या है, घूमता रहता है। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, तो मंत्रिपरिषद की बात जब भी हम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको कहते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री सहित क्या है, 3 प्रकार के मंत्री जो है, सभी मंत्री शामिल होते हैं। और मंत्रिपरिषद जो है निम्न से मिलकर बनेगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे और 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपराज्य मंत्री, उपमंत्री जिनको हम कह सकते हैं उपराज्य मंत्री। तो इस तरीके से आपने देखा कि मंत्रिपरिषद में क्या है, प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, कैबिनेट के मंत्री भी शामिल हैं, राज्य मंत्री भी शामिल हैं, और क्या है, उपमंत्री जो उपराज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से अलग होते हैं वो भी शामिल हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, जब भी आपसे कही जाए कि ये जो है मंत्री क्या है, परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसमें क्या है, पीएम तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ साथ 3 प्रकार के मंत्री इसमें शामिल होंगे। वो 3 प्रकार के कौन से हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और ये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री से भी बड़ी है, मंत्रिपरिषद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से भी बड़ी है, क्योंकि इन सबको मिलाकर क्या है, मंत्रिपरिषद बनती है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मंत्रिमंडल को कैबिनेट मंत्रालय भी कहते हैं, कैबिनेट भी कहते हैं, इसको याद रखना। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंडल, कैबिनेट मतलब कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है, कौन, जो कैबिनेट मंत्रियों का क्या है, समूह होता है, वो सारा इसमें शामिल होता है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, इसको हम देखेंगे। लेकिन आपको मोटा मोटा यहाँ समझ में आ गया होगा कि जो मंत्रिपरिषद है वो सबसे, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपराज्य मंत्री, इन सब से मिलकर बनती है। जबकि कैबिनेट मंत्री जो है होते हैं, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद का ही भाग है, ये कम व्यक्तियों से मिलकर बनता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री जो होते हैं
वो बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों को बनाया जाता है। कैबिनेट मंत्रालय एक तरीके से क्या है महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रालय को क्या है शामिल किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 3 प्रकार के क्या है मंत्री शामिल होते हैं। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज़ और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो भी आप यहीं से देख लीजिए कि हाँ जो है बैकग्राउंड लेते हैं। दूसरा जो मैं आपसे बता रहा था कि मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद जिसे कहते हैं, और ये है मंत्रिमंडल, कैबिनेट, कैबिनेट, इसको आप ध्यान रखिए। इन दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। सभी मंत्री मतलब 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले जो है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। दूसरे जो है राज्य मंत्री, लेकिन कौन से? स्वतंत्र प्रभार वाले। क्या? स्वतंत्र प्रभार, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होगा। स्वतंत्र प्रभार का मतलब वो मंत्री हैं और स्वतंत्र हैं, अन्य मंत्री क्या है उन पर दबाव नहीं रखेंगे, वो अपने मंत्रालय कार्य करने में क्या है स्वतंत्र हैं। तो इनको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अन्य होते हैं राज्य मंत्री केवल, या इनको कह सकते हैं उपराज्य मंत्री। इन तीनों से मिलकर क्या है बनती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल कहिए या कैबिनेट मंत्रालय कहिए या कैबिनेट मंत्री कहिए, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये महत्वपूर्ण पद होते हैं, इसीलिए क्या यहां से अलग कर लिया गया है, क्योंकि इनकी बैठक बुला के क्या है महत्वपूर्ण कार्यों को किया जा सकता है। इन सब की बैठक बुलाना थोड़ा सा क्या है डेली रूटीन में जो है हेडेक का काम होता है। तो क्या करते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों को क्या है वो किसी भी समय बुला सकते हैं, अचानक कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये क्या है एक बड़ी संस्था है, इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। ये क्या है एक छोटी संस्था है। और आपने जो 18वीं लोकसभा के अभी जो चुनाव हुए हैं, 18वीं लोकसभा में आपने देखा कि प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों का क्या है मंत्रिपरिषद बनाई गई है। क्या है मंत्रिपरिषद बनाई गई है। इस 72 का ब्रेकअप क्या है ये देखना आपको देखना चाहिए। इस 72 जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, 18वीं जो लोकसभा है उसमें 72 सदस्य क्या है मंत्रिपरिषद के हैं। और मैंने आपको बताया कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें प्रधानमंत्री सहित क्या है सभी लोग शामिल होते हैं। तो 72 में से 30 जो मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। क्या हैं? कैबिनेट मंत्री हैं। 5 मंत्री जो हैं स्वतंत्र प्रभार हैं। तो 5 मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। राज्य मंत्री, आप सोचेंगे कि ये भी हमको पढ़ना होता, हाँ बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। कितने हो गए? 30 और 5 कितने? 35। और 36 मंत्री क्या हैं? उपराज्य मंत्री हैं। इन सब को मिलाएंगे आप तो 36, 5, 41 और 30, 71 हुए। और आपको बताएं मंत्रिपरिषद में क्या है एक प्रधानमंत्री क्या है ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। तो जो एक सदस्य जो हैं हमारे कौन है? पीएम प्रधानमंत्री। इस तरीके से जो वर्तमान की 18वीं लोकसभा है, एक प्रधानमंत्री हैं, 30 कैबिनेट मंत्री हैं और यही मंत्रालय क्या है महत्वपूर्ण होते हैं।
5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, 36 उपराज्य मंत्री हैं, कुल मिलाकर 72 मंत्री परिषद क्या है भारत में, क्या है गठन हुआ है कब, 18वीं लोकसभा, जो मोदी 3.0 हम जिसे कह रहे हैं, ठीक है ना, 0.3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 18वीं लोकसभा की क्या है, ये ब्रेकअप है। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि जो हम मंत्री परिषद की गठन कर रहे थे, तो उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री यानी उप राज्य मंत्री को शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं। मंत्रियों की इन तीनों श्रेणियों में कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या है, सर्वश्रेष्ठ मंत्री माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब वैसे मंत्रालय जो देश के आर्थिक विकास में, जो देश के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण होते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सबको क्या है मंत्रालय कैबिनेट स्तर का दिया जाता है। क्योंकि इनके पास प्रमुख मंत्रालयों का क्या है कार्यभार होता है। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनको क्या है प्रमुख मंत्रालय मिलते हैं। कैबिनेट क्यों कहा जाता है? कैबिनेट इसलिए कहा जाता है ये सामूहिक रूप से कैबिनेट की तरह कार्य करते हैं। मतलब एक सारे कंपोनेंट मिलकर क्या है, एक कंपोनेंट यह है जैसे कंप्यूटर में कैबिनेट होता है ना, जिसमें सारे सीपीयू भरा होगा, उसी में आपकी हार्ड डिस्क भरी होगी, ये सब होगी, सबको मिला के क्या है कैबिनेट कहते हैं। वैसे ही ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं सब लोग मिलके क्या है एक कैबिनेट की तरह कार्य करते हैं। और प्रधानमंत्री को समय पर या आकस्मिक समय पर जब भी पीएम साहब को जरूरत पड़ेगी तो इनको तुरंत कॉल किया जा सकता है, तुरंत इनकी बैठक तत्पर किसी भी समय 24 घंटे में क्या है बुलाई जा सकती है। तो ये क्या है हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, इसीलिए क्या है ये महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार कैबिनेट भारत के प्रशासन की एक सर्वोच्च इकाई है। और सवाल यही है कि प्रधानमंत्री के साथ जब ये बैठते हैं तो डिसीजन मेकिंग में क्या है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो पूरी मंत्रिपरिषद उसे मानेगी। सामूहिक उत्तरदायित्व में ये भी बात है कि सभी लोग जो है सब क्या है एक ही डिसीजन को मानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा। तो सर्वोच्च जो कैबिनेट है भारत के प्रशासन की क्या है सर्वोच्च इकाई है, वो डिसीजन मेकिंग की सर्वोच्च संस्था है। सरकार की नीतियों का निर्धारण करेगी, कौन सी नीति बहुत जरूरी है, और नीतियों के अनुपालन के लिए सभी मंत्री या उनसे अपेक्षा करती हैं कि उनके निर्णय को क्या है वो माने। और अगर कैबिनेट स्तर पे कोई डिसीजन ले लिया गया है तो ये अपेक्षा ये करते हैं प्रधानमंत्री कि हमारी कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है उसको मंत्री परिषद के सभी सदस्य क्या है माने। अगर नहीं मानते तो भैया अपना इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व तो है। अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया, मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य ने कोई डिसीजन लिया और उसको सब लोगों को मानना होगा, या फिर यह है कि सब लोग डिनाई कर दें कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए। अगर डिसीजन लिया और सब लोगों ने मान लिया, एक दो नहीं मान रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वो मंत्रिमंडल के या प्रधानमंत्री के निर्णय से क्या है संतुष्ट नहीं है, वो इस सरकार के निर्णय को नहीं मानते हैं, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसा भी समय आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या है कैबिनेट ही है, इसीलिए कैबिनेट सचिव बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है। मंत्रिमंडल सचिव बहुत महत्वपूर्ण पद होता है जो आईएएस लोगों को मिलता है। आगे चलते हैं। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, अब देखो यहां पर अंतर दिखाया जा रहा है आपको कि कैबिनेट मंत्री और मंत्री परिषद में अंतर क्या होता है। आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देखिए। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, इन सब को शामिल किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल, इसको हम कैबिनेट कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, हिंदी में मंत्रिमंडल। कैबिनेट में अर्थात कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह शामिल होता है। वर्तमान में कैबिनेट मंत्रालय कितने हैं? 30 हैं, तो 30 ही मंत्री बनाए गए हैं। सभी मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट की बात हो रही है, कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सभी जो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी क्या है मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, किंतु सभी मंत्री परिषद के सदस्य कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। ये आपको समझ में आया होगा। सिलोजिज्म जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ये कैबिनेट, ये सारी जो है मंत्री परिषद है और इसके अंदर कैबिनेट है।
तो कैबिनेट के सभी सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, लेकिन सभी मंत्री परिषद के सदस्य क्या है, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। ये यहाँ पर कहने की बात है, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, बिल्कुल। इस समय 18वीं में मंत्री परिषद 72 लोगों से मिलकर बनी है, और मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट का आकार जो है कम है, और इस समय 30 लोग हैं, तो छोटा होता है। आप अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट मंत्री परिषद का हृदय है। कैबिनेट जो है मंत्री परिषद का हृदय है। क्यों? क्योंकि भैया सारे डिसीजन वही ले रहा है, और उसी के डिसीजन सारे मंत्री परिषद को मानने भी पड़ते हैं। शासन का प्रमुख परिचालक है, हृदय के साथ साथ शासन की प्रमुख रूप से क्या है वो जानता है, उसको परिचालन करता है। महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष इसमें क्या है शामिल होते हैं। इस तरीके से कैबिनेट मंत्री और मंत्री परिषद में आपको मैंने अंतर बताया, इसको आप ध्यान रखना। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो आप कहेंगे जनता। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जो जनता के माध्यम से क्या है लोकसभा में अपना बहुमत लेकर आता है, जो दल जो भी पार्टी उसका जो नेता होता है उसी को क्या है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 जो है क्या है एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है। उसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। किनके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या है की जाएगी। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो पहले क्या है पीएम को चुनते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और ये प्राइम मिनिस्टर एक सूची लेकर आते हैं, क्या है एक लिस्ट लाते हैं जिसमें मंत्री परिषद के लोगों के नाम और उनके मंत्रालय हैं, और वो राष्ट्रपति महोदय को क्या है सौंप देते हैं, और राष्ट्रपति महोदय उसी मंत्री परिषद को क्या है स्वीकार कर लेते हैं और उनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसीलिए जो अन्य मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति क्या है उत्तरदायी होते हैं। कौन से? व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, मैंने आपको अभी बताया। तो प्रधानमंत्री क्या एक लिस्ट लेकर आएंगे, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने शपथ ली, शपथ के बाद एक लिस्ट जो है क्या है राष्ट्रपति महोदय को देते हैं वो, कि ये जो लिस्ट है ये मंत्री परिषद की है, इसमें इस व्यक्ति को ये मंत्रालय में देना चाहता हूँ, आपकी सहमति की आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति क्या है उस पर सहमति दे देते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय ये ध्यान रखते हैं कि वह शासन करने वाले दल का नेता होना चाहिए। जैसे लोकसभा में जब चुनाव हुए तो सबसे बड़े दल का क्या है नेता होना चाहिए, वो बहुमत सिद्ध कर दे। बहुमत का मतलब 543 अगर सीटों पे चुनाव हुआ है तो भैया 272 सीटें चाहिए। 272 लोगों से क्या है बहुमत सिद्ध करा दे, और सिद्ध करने के बाद 272 लोग उसे क्या है अपने दल का नेता चुन लें। आपने अभी जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी उससे एक दिन पहले क्या है सभी जो एनडीए अलायंस था, एनडीए गठबंधन था, उसके सभी सदस्यों ने क्या है प्रधानमंत्री को अपने एक दल का क्या है नेता चुना था। तो पहले वो नेता चुन के आते हैं, उसके बाद वो नेता के रूप में क्या है राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भैया मैं इस दल का नेता हूं और मैं अपना बहुमत सिद्ध कर सकता हूं। तो राष्ट्रपति क्या है उसे बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं उनसे कि आप जो है 272 लोगों का बहुमत सिद्ध करके मुझे बताइए। ठीक है, यदि लोकसभा में कोई बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, मान लीजिए सभी लोगों ने क्या किया 272 एनडीए के अलायंस ने कह दिया कि मोदी जी हमारे दल के नेता हैं, लेकिन जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आई तो वोटिंग की बारी आई तो उन्होंने चुपके से वोट नहीं दिया और पता चला कि जो है प्रधानमंत्री को बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और ऐसी स्थिति क्या है राष्ट्रपति अब उसे अपने विवेक के अनुसार काम करना होगा कि उसे पता चल गया कि कोई भी दल का नेता जो है बहुमत सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, तो वो चाहेगा कि जो सबसे बड़े दल का नेता है उससे कहे कि भैया आप आ जाओ,
आप सिद्ध करके दिखाओ। उसके बाद अगर वो नहीं कर पाता तो दूसरे को जो छोटा है उससे उसको बुलाएगा, फिर ऐसे ही क्रम में चलता रहेगा। अगर मान लीजिए किसी ने भी क्या है बहुमत सिद्ध नहीं किया तो चुनाव दोबारा होंगे। अगर कोई कर देता है तो फिर उसे ही क्या है प्रधानमंत्री चुना लिया जाता है। तो अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास रखता हो। तो राष्ट्रपति ऐसे दल को बुला सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति बहुमत न होने की स्थिति में सबसे बड़े दल की बात करता है कि सबसे बड़े दल को, तो राष्ट्रपति के प्रति क्या है, राष्ट्रपति भी ये देखता है कि भैया सबसे बड़ा दल तो आप ही हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी इस समय के जो 18वें चुनाव थे सबसे बड़े दल के रूप में 240 सीटें लेकर आती है, तो पहले उसी को आमंत्रित किया जाएगा। अगर एनडीए अपना बहुमत सिद्ध नहीं करती तो भाजपा को सबसे पहले क्या है आमंत्रित किया जाता। उसके बाद जो सबसे बड़ा दल होता, कांग्रेस थी जैसे मान लीजिए 99 या 100 हैं, उनको शामिल किया, उनको बुलाया जाता। तो सबसे पहले क्या है सबसे बड़े दल को, नेता को क्या है आमंत्रित करते हैं। तो इस तरीके से क्या है राष्ट्रपति अपने विवेक का भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही अगर कोई बहुमत दल का नेता है, बहुमत पहले से ही चुनावों में सिद्ध हो गया है, तो बाध्यकारी होता है कि वो उसे ही बुलाएंगे। आगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री का निर्णय क्या है अंतिम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को नहीं बना सकता, वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो सुझाया गया है उसी को क्या है मंत्री बनाएगा। ये बाध्यकारी है राष्ट्रपति पर। तो उसका निर्णय क्या है अंतिम है, किसका, प्रधानमंत्री का। वह अपने सहयोगियों के रूप में, अब प्रधानमंत्री को कार्य करना है, संसदीय व्यवस्था है, तो अपने सहयोगी के रूप में किस मंत्री को वो रखना चाहे उसको क्या है अधिकार देना पड़ेगा। तो वैसा ही अधिकार क्या है शासन में दिया गया है। वो अपने सहयोगियों के रूप में जिन व्यक्तियों का चयन करना चाहता है वह स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात अन्य मंत्रियों का नाम जिनका वह मंत्रालय में चाहते हैं, मंत्रालय में क्या है अपनाना चाहते हैं, उन विभागों का नाम राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपनी इस पर क्या है स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो इस तरीके से अन्य मंत्रियों की क्या है नियुक्ति हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे वो रहेंगे। प्रधानमंत्री कह सकता है राष्ट्रपति को भैया वित्त मंत्री को हटा दीजिए, उनसे इस्तीफा मांग लीजिए, तो राष्ट्रपति क्या है तुरंत मांग लेंगे। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है अनिश्चित हो गया, वो कभी भी किसी भी समय हटाए जा सकते हैं, और नहीं तो 5 साल तक तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है वो काम करते हैं। तो ये भी आपको समझने की बात है कि राष्ट्रपति महोदय के जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, इसीलिए क्या है वो प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 5 में क्या है ये दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है मंत्री कब बन सकता है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अनिवार्य है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो उसे संसद के सदस्य होना सदन का आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी छूट दी गई है, यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो मंत्री उसे बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चुनाव ही हार गया और प्रधानमंत्री को लगता है कि ये मेरी मंत्रिपरिषद का क्या है महत्वपूर्ण क्या है सदस्य है, तो चुनाव हारने के बाद भी क्या है उसे मंत्रालय दिया जाता है, और मंत्रालय लेने के बाद वो 6 मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे क्या है 6 महीने के अंदर फिर संसद की सदस्यता क्या है अनिवार्य रूप से लेनी होगी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राज्यसभा से क्या है एक सदस्य से इस्तीफा दिलवाते हैं, एक सीट खाली हो जाती है और उनको फिर राज्यसभा से चुन के बुला लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव जीत ही नहीं पा रहा, तो रास्ता क्या है प्रधानमंत्री के लिए कि पहले 6 महीने के लिए उसे नियुक्त कर लो, उसके बाद राज्यसभा से अपनी पार्टी के एक सदस्य का क्या है इस्तीफा दिलवा दीजिए और वो सीट खाली हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या है फिर दोबारा से चुनाव होंगे। राज्यसभा के चुनाव जो है क्या है तुम्हें पता ही है कि वहाँ पर संसद के सदस्यों के द्वारा किए जाएंगे, तो वो जो है दोबारा से चुन लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये भी सब
जो राज्यसभा के सदस्य हैं विधानमंडल में भी वहाँ पर भी चुनाव उनके होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो राज्यसभा का भी सदस्य बनाकर मंत्री बना सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अनुच्छेद 75 आपको समझ में आया होगा। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री संसद के दोनों सदनों में से चुने जा सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य होगा तभी प्रधानमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा। वो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी क्या है, सदस्य हो सकता है। यदि यह भी आवश्यक नहीं कि मंत्री और प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य हों, वो लोकसभा के, राज्यसभा के भी क्या है, हो सकते हैं। एक केस आया था एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि नहीं है तो वो 6 महीने के लिए क्या है, मंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, या फिर अन्य मंत्री जो चाहे वो बन सकता है। उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसकी सदस्यता क्या है, त्यागपत्र देना पड़ेगा अगर वो संसद का सदस्य नहीं बन पाता तो। मान लीजिए 6 महीने के लिए क्या है, वो मंत्री चुना गया और वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। 5 महीने बाद उसने इस्तीफा दे दिया और फिर दोबारा से 6 महीने के लिए उसे चुन लिया जाए, तो ऐसे तो वो 5 साल चला लेगा बिना चुनाव लड़े, बिना सदस्य बने। इसलिए ये बाध्यकारी है कि केवल एक ही बार किसी व्यक्ति को क्या है, 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। अगर दोबारा वो चुनाव नहीं जीत पाता तो दोबारा उसको नहीं बनाया जाएगा। तो AR चौहान बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह डिसीजन दिया उच्चतम न्यायालय ने। यदि कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, केवल 6 महीने के लिए एक बार नियुक्त किया जा सकता है, उसकी नियुक्ति दोबारा मंत्री के रूप में नहीं हो सकती जब तक वो किसी सदन का सदस्य नहीं बन जाता। जब तक नहीं बनेगा क्या है, उसकी नियुक्ति नहीं होगी। मंत्रियों के द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है वो क्या है, मंत्री परिषद के सभी सदस्य तथा प्रधानमंत्री अनुसूची 3 के अनुसार क्या है, शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे भी अनुसूची 3 आपको पता होना चाहिए। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ प्रज्ञान दिया गया है। तो अनुसूची 3 के अनुसार क्या है, प्रारूप है, उसमें शपथ लेते हैं और यह शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यह शपथ मंत्रियों को उनके पद की गोपनीयता की भी दिलाई जाती है। आपने अभी 18वीं लोकसभा के जब भी परिषद जब आपने देखा हो शपथ ग्रहण समारोह, तो उसमें 2 शपथें दिलाई जाती हैं। प्रत्येक मंत्री को 2 शपथ दिलाई जाती है। एक तो उसके पद के उत्तरदायित्व से संबंधित और एक है गोपनीयता से संबंधित। मतलब जब तक आवश्यक ना हो, राष्ट्रहित में ना हो, तब तक अपने मंत्रालय से संबंधित बातों को गोपनीय ही रखोगे। ये भी तो 2 तरीके की क्या है, शपथ लेते हैं। इस प्रकार मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने पद की एवं गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथें प्राप्त करता है, यानी अलग अलग शपथ लेता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति भी क्या है, इनको शपथ दिला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा नामित होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया। तो मंत्रियों की शपथ भी 2 तरीके की शपथ होती है, गोपनीयता की भी उनको शपथ दिलाई जाती है और पद के कार्यों की तो दिलाई ही जाती है। आगे मंत्री परिषद का कार्यकाल आपको मैंने बता दिया। अगर कोई विघ्न ना आए तो 5 वर्ष तक चलेंगे आराम से, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनको बीच में हटा सकते हैं। मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब तक मंत्री परिषद का विश्वास लोकसभा में रहता है तब तक क्या है, वो मंत्री बना रह सकता है। तब तक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए विश्वास बना रहे तो ये 5 वर्ष तक क्या है, जारी रहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है लोकसभा के प्रति। अगर एक सदस्य के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद को क्या इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व है। मतलब एक व्यक्ति ने कोई गलती की है तो उसे सारे व्यक्तियों की गलती माना जाएगा।
ये अभी हम मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर उसके मंत्री पद से कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी इस्तीफा मांग सकते हैं। ये कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए क्या है? सिफारिश करेंगे। तो ये कार्यकाल आपको समझ में आया। मंत्री परिषद की संख्या क्या होगी? ये महत्वपूर्ण है। 240 भाजपा के, टोटल एनडीए अलायंस के मान लीजिए 292 आए, तो क्या 292 को मंत्री बना दिया जाएगा? 292 भी बनना चाहेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति संविधान में कहीं लिखा नहीं था कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो भैया मंत्री परिषद की संख्या क्या होगी, इस बात का निश्चय संविधान में नहीं किया गया था। कौन से? मूल संविधान में। बाद में एक सब क्लॉज जोड़ा गया। अतः मंत्री परिषद का आकार प्रधानमंत्री के विवेक के अनुसार तय होता था। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया, 91 संविधान संशोधन 2003, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें कहा गया कि कुल सदस्य संख्या का, कुल लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 15% तक ही क्या है, आप मंत्री परिषद का विस्तार कर सकते हैं। 91वें संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित, इसमें 15% में क्या है, प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या लोकसभा के, यानी लोकसभा में 543 सीटें हैं, कि कुल सदस्य संख्या का 15% तक ही हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं होंगी। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543 है, तो इसका 15% ही मंत्री परिषद की संख्या हो पाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होगा। वर्तमान में मंत्री परिषद के कुल 82 सदस्य क्या है, बन सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने केवल अभी 72 बनाए, यानी 10 सदस्यों को वो और मंत्री बना सकते हैं। और यह संख्या क्या है, प्रधानमंत्री सहित शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या 15% हो सकती है लोकसभा की, और ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या है, संख्या निश्चित की गई। और ये निश्चित की गई तो उसके हिसाब से 243 का अगर 15% आप निकालेंगे तो 82 होता है, और 81 कुछ होगा तो 82 बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 72 सदस्य क्या है, मंत्री परिषद के हैं। चलिए, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3, अनुच्छेद 75 की सब क्लॉज 3 महत्वपूर्ण। यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर आप कहेंगे कि सर ये कहां से आ गया। इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद लोकसभा, ये ध्यान रखना, ये लोकसभा लिखा है ना कि संसद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75 सामूहिक उत्तरदायित्व का देखो पहला सिद्धांत क्या है, सामूहिक मतलब समूह के रूप में, यानी कि एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य सभी मंत्रियों का माना जाएगा। पहली बात, एक मंत्री यदि अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो सभी मंत्रियों के खिलाफ माना जाएगा। ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, मतलब एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे, इनका ये है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई मंत्री अपने कार्य के लिए जिम्मेदार तो होगा ही, साथ ही अन्य मंत्री भी उसके कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे। मतलब एक वित्त मंत्री ने कोई गलत कार्य किया तो केवल वित्त मंत्री जिम्मेदार तो है ही, उसके अलावा मंत्री परिषद के सारे सदस्य भी क्या है, उसके प्रति जिम्मेदार हैं। अगर वित्त मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं प्रधानमंत्री, अगर लगता है कि इस मंत्री के खिलाफ आरोप ज़्यादा है तो उससे इस्तीफा मांग लेते, भैया तुम इस्तीफा दे दो ताकि हमारी मंत्री परिषद बच जाए, पूरी मंत्री परिषद के प्रति क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पास ना हो पाए। ठीक है ना, तो इसके लिए जिम्मेदार होगा, अर्थात एक मंत्री का कार्य सभी मंत्रियों का कार्य माना जाएगा। इसलिए एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो यह माना जाएगा कि संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और पूरी मंत्री परिषद को क्या है, एक साथ इस्तीफा देना होगा। इस प्रकार यहाँ सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के प्रति क्या है, जिम्मेदार हैं। ये बहुत, तो सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के प्रति क्या है, जिम्मेदार हैं। मंत्री परिषद ने यदि कोई डिसीजन लिया है तो सभी मंत्रियों को मानना होगा। अगर कोई मंत्री यह डिसीजन, निर्णय को नहीं मानता तो वह त्याग पत्र देना होगा उसे।
मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने कोई डिसीजन लिया, 70 लोगों ने लिया, 2 लोगों से नहीं मानना चाहते, तो भैया 2 लोगों को क्या है, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ही क्या है उनका डिसीजन मान्य होगा। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का सदस्य होते हुए वह किसी निर्णय के प्रस्ताव के विरुद्ध में क्या है नहीं जा सकता, विरुद्ध में मत नहीं दे सकता। अगर उसे विरुद्ध जाना है तो त्यागपत्र क्या है देना पड़ेगा। तो एक साथ क्या है ये जीते हैं और एक साथ मरते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद का एक सदस्य का एक कार्य जो है सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का माना जाएगा। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, इसको भी आप ध्यान रखना। सामूहिक उत्तरदायित्व में यह भावना निहित है कि यदि एक सदस्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा देना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ क्या है डूबते हैं, एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते हैं। मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को हटा सकता है, उससे क्या है इस्तीफा मांग सकता है। ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है और ये सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली क्या होगी। देखिए अधिकतर कार्यप्रणाली आप सीख गए हैं। मंत्रिपरिषद में 3 तरीके के हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री या उपराज्य मंत्री। अगर कोई मंत्री परिषद ने डिसीजन लिया है तो सभी मंत्रियों को मानना होगा, अगर जो नहीं मानना चाहता उसे क्या है इस्तीफा देना होगा। पहली कार्यप्रणाली तो ये है। तो इनका डिसीजन सामूहिक रूप से क्या है मान्य होगा। अगर कोई कैबिनेट में, मंत्रालय में या कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है, देखिए 72 लोगों को बुला के कोई डिसीजन लेना और 30 लोगों को बुला के डिसीजन लेने में अंतर है। ये 30 जो हैं कैबिनेट के हैं सदस्य, इन लोगों ने कोई डिसीजन लिया, इन्होंने लिया कि चलो भारत और चाइना की बॉर्डर पे क्या है तार फेंसिंग के लिए कार्य करना है, उसके लिए योजना बनानी होगी। इन्होंने डिसीजन लेके 72 लोगों के सामने रखा। अब 72 लोगों को इसको क्या है स्वीकार करना पड़ेगा। अगर किसी को स्वीकार नहीं करना है तो वो इस्तीफा दे सकता है। तो पहली कार्यप्रणाली तो ये है कि सभी, तो मंत्रिपरिषद शासन के सभी निर्णय लेती है, लेकिन इनकी संख्या अधिक होने की वजह से मंत्रिमंडल या कैबिनेट क्या है एक इकाई के रूप में क्या है कार्य करता है। मंत्रिपरिषद को हर जगह एक साथ नहीं बुला सकते, इकाई के रूप में कार्य करता है। कैबिनेट की मीटिंग प्राय सप्ताह में एक बार होती है, साथ ही मंत्रिपरिषद की मीटिंग जब भी होती है उसकी अध्यक्षता क्या है प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रिपरिषद की ओर से कोई भी निर्णय क्या है कैबिनेट लेती है। निर्णय सभी पर संयुक्त रूप से क्या है बाध्यकारी होते हैं। यहाँ बाध्यकारी लिखा है, ये बाध्यकारी होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। यदि कोई मंत्री इन निर्णय को नहीं मानना चाहता तो वो इस्तीफा दे दे भैया। प्राय मंत्रिपरिषद की ओर से जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल ही होता है, क्या डिसीजन, हर डिसीजन क्या है वो ले लेता है और उन डिसीजन को लेके सभी के सामने रखता है और इसकी सूचना सभी मंत्रिपरिषद को दी जाती है और मंत्रिपरिषद इसे बहुमत से क्या है स्वीकार कर लेती है। जो स्वीकार नहीं करना चाहता उसे इस्तीफा देना होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत न होने पर 1950 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने क्या है इस्तीफा दिया था और डॉक्टर जॉन मथाई इन्होंने भी इस्तीफा दिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्री देशमुख ने क्या है त्यागपत्र दे दिए। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सामूहिक उत्तरदायित्व में भी क्या है निहित है, तो ये ध्यान रखना। तो 1950 में क्या है श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना, केसी नियोगी है ये, है ना, केसी नियोगी थे एक, वो डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदेश मुखी, इन सब ने क्या है इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिए थे। तो कार्यप्रणाली समझ में आई आपको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अभी आपको मैं बता ही चुका हूं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है, नियुक्ति का प्रावधान सब क्लॉज 1 में है, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का क्या है नेता होता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, वो लोकसभा के अलावा राज्यसभा का भी क्या है सदस्य हो सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1996 तथा 1996 में HD देवगौड़ा
2004 और 2009 में श्री मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे तो जो राज्यसभा के क्या है सदस्य बने थे। तो राज्यसभा के सदस्य से ही क्या है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन 6 माह के लिए क्या है वो बन सकता है, जब तक वो सदस्यता ले ले। 6 माह तक का तो हो ही सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो बहुमत दल का नेता है के रूप में है और वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मान लीजिए प्रधानमंत्री बनारस से जो है चुनाव हार जाए और बहुमत दल का नेता उनको चुन लिया जाए, ऐसे में क्या होगा उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने तक वो रहेंगे, उनके बीच में क्या है उनको सदस्यता लेनी होगी, या तो राज्यसभा की या लोकसभा की। तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का क्या है सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसे अपने पद से क्या है इस्तीफा देना होगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी आपने समझ ली। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं, कार्य क्या हैं, वो काम क्या करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो है प्रधानमंत्री में ही निहित हैं, प्रधानमंत्री उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्ति क्या है राष्ट्रपति में निहित हैं, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के तहत क्या है कार्यपालिका का प्रधान होगा, और उसकी सहायता के लिए क्या है मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री क्या है राष्ट्रपति को क्या है सूची सौंपता है, उसी के अनुसार क्या है मंत्रिपरिषद का गठन करता है। गठन की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है, वह मंत्रिपरिषद की एक सूची बनाता है और राष्ट्रपति को सहमति के लिए उसे क्या है सौंप देता है। ये भी काम क्या है प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, मंत्रिमंडल की सभी कार्रवाइयों का क्या है संचालन करते हैं। संसद में, देश में, विदेश में जो शासन की नीतियां हैं उनका क्या है प्रमुख वक्ता होते हैं, कि संसद में ये बताते हैं प्रधानमंत्री कि देश विदेश में हम क्या कर रहे हैं, उनका क्या है बखान करते हैं, उनकी वक्ता करते हैं, उनको बोलते हैं। विदेश नीति के निर्धारण के रूप में प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में क्या है विचार विमर्श के लिए भाग लेते हैं। अभी आपने देखा जर्मनी गए हुए हैं G7 में, तो ये भी क्या है प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के बाद या त्यागपत्र देने के बाद या पद से हट जाने के बाद पूरी मंत्रिपरिषद का क्या है विघटन हो जाता है, दोबारा से पूरी नई मंत्रिपरिषद क्या है बनती है। तो ये भी प्रधानमंत्री के कार्य हैं। अगला, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के क्या है पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते क्या है अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 78 उसके कर्तव्य को बताता है कि उसका कर्तव्य है कि यदि राष्ट्रपति उससे कोई सूचना मांगे तो प्रशासन संबंधी सभी जानकारियां राष्ट्रपति को दें, ये भी उनका एक कर्तव्य है। मंत्रिपरिषद ने क्या डिसीजन लिया है उसका ब्यौरा भी क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। और अगर मान ले किसी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने कोई अपना विचार रखा, जैसे किसी ने कहा कि भारत में जो है कोविड के समय स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी खराब हुई थी, तो हमें आगे का ध्यान रखना है, इसलिए भारत में क्या है प्रत्येक जिले में एक जो है डेडिकेटेड जो महामारी से संबंधित क्या है एक अस्पताल के निर्माण की आवश्यकता है। मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य ने डिसीजन जो है मंत्रिपरिषद के सामने रखा, मंत्रिपरिषद ने उस पर क्या डिसीजन लिया, रखना है या नहीं रखना है, उस पर क्या सहमति बनी, उस बात को भी क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को यह सूचना दे कि किस विषय पर मंत्रिपरिषद ने कौन सा निर्णय लिया है तथा किस मंत्री ने इस बात का विचार नहीं किया है, मतलब कौन मंत्री इस बात को नहीं मान रहा है, ये भी आप मुझे बताइए। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने के लिए कहेगा, सत्रावसान करने के लिए भी कह सकता है। स्थगन कौन करता है? स्थगन जो है यदि लोकसभा से हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा से हो रहा है तो राज्यसभा का सभापति। वह लोकसभा को भंग करने के लिए भी क्या है राष्ट्रपति को सिफारिश करता है।
तो ये सब चीजें क्या है, प्रधानमंत्री के कार्यों में है। उप प्रधानमंत्री क्या है, ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप 18वीं लोकसभा का देख रहे थे तो कह रहे थे कि कई उप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कोई उप प्रधानमंत्री पद मांगे। तो ये होता क्या है, इसको भी देखिए। उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में कोई वर्णन नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है ये। संविधान में अगर वर्णन नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई संवैधानिक पद नहीं है, ना ही संविधान में इसका कोई प्रावधान है, बल्कि ये एक राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या है, एक पद विकसित किया गया है। उप प्रधानमंत्री कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हीं के बराबर का क्या है, उसको दर्जा मिलता है, लेकिन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में उसे वरिष्ठ माना जाता है, सबसे बड़ा। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में उसे क्या है, वरिष्ठ मान लिया जाता है, बराबर का दर्जा प्राप्त होता है, परंतु यह कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में वरिष्ठतम होता है और प्रधानमंत्री के बाद द्वितीय महत्वपूर्ण मंत्री पद होता है। परंतु प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र देना पड़ जाए, तो उसके बाद वो काम नहीं करेगा, पूरी मंत्रिपरिषद को क्या है, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के बाद या मृत्यु के बाद वो काम नहीं करेगा, वो कोई प्रधानमंत्री का कार्य नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। भारत में अब तक कुल 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा यहाँ प्रधान लग गया है, उप प्रधानमंत्री पद का क्या है, सृजन किया गया है। तो 7 बार क्या है, उप प्रधानमंत्री भारत में बन चुके हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने समय पे 2 उप प्रधानमंत्री बनाए थे। कौन से 2 उप प्रधानमंत्री बनाए थे? चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था किसके समय? मोरारजी देसाई के समय। चौधरी देवीलाल जो थे 2 बार क्या है, उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 2 बार तो चौधरी देवीलाल बन चुके, चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जगजीवन राम भी रहे हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार भारत में उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है, पहली बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, इनको भी देखिए। भारत में 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हुई है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है। तो 3 प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल में नहीं, चुनाव प्रचार के समय, चुनाव के दौरान हुई थी, यानी जब चुनाव चल रहे थे उसी दौरान क्या है, उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से राजीव गांधी को भी क्या है, मान लिया जाएगा कि उनकी भी मृत्यु कार्यकाल जब चुनाव का प्रचार हो रहा था, लेकिन उस समय क्या है, ये प्रधानमंत्री नहीं थे, तो इसलिए इनको चुनाव के दौरान इनकी मृत्यु हुई, इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 3 हैं। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना। नंदा जी जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो गई थी तो इनको 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ये भी क्या है, बहुमत दल का ही क्या है, एक सदस्य होता है। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना ही नहीं किया, मतलब कभी संसद जो है अपने कार्यकाल में गए ही नहीं। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने। यहां से भी क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछा जा सकता है। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव, कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मतदान से पूर्व ही, पहले ही क्या है, त्याग पत्र दे दिया। चौधरी चरण सिंह अटल बिहारी के खिलाफ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, इनको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है, तो उससे पहले ही क्या है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। आगे
केंद्रीय मंत्रिमंडल में यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बात हो रही है, उसमें शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री थी अमृत कौर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत न प्राप्त करने के कारण क्या है, इन्हें त्याग पत्र देना। इनके खिलाफ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। क्या? अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव नहीं, इनके खिलाफ क्या है, विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। मतलब जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब राष्ट्रपति ने इनसे ये कहा कि आप जो है क्या है अपना समर्थन बताइए, अपना विश्वास मत यह लेके आइए। तो ये अपना विश्वास मत ही प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो उसके कारण इनको क्या है त्यागपत्र देना पड़ा था। मतलब ये क्या है अपना बहुमत ही सिद्ध नहीं कर पाए। और ये दो जो थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी, ये अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पास हो रहा था, तो उससे पहले ही क्या है इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो यहाँ जो विश्वास लिखा है यहाँ पर क्या है, अविश्वास होना चाहिए, है ना। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व ही क्या है अपना त्याग पत्र दे दिया था। चलिए आगे चलते हैं। तो बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा दोनों अपना क्या है लोकसभा में क्या है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना, ये पास नहीं हो पाया था। भारत के 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं या थे जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो इसमें है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी, एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई 6 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बाद में क्या है बने आगे जाके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद बहुत पेचीदा टॉपिक है, लेकिन इसको आप दोबारा से देखोगे तो सामान्य सा आपको लगेगा। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ महत्वपूर्ण यही है कि आप सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को समझें। इसमें यही है कि सारे डिसीजन जो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाएंगे उन सभी मंत्रिपरिषद को क्या है वो मानना होगा। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। लेकिन जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम से आप लिंक दिया जाएगा, उससे जुड़ सकते हैं। आपने अगर 16 तारीख का एग्ज़ाम देखा हो तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन पॉलिटी के हमारी क्लास से डायरेक्ट आए हैं, उनको आप देखना। ज्योग्राफी के भी आए हैं तो ज्योग्राफी भी देखना। सीधे मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ डायरेक्ट हैं, वो सेंटेंस भी सीधा ही है, वो कोई मैंने नहीं बनाए, वो पुराने पेपर के एनालाइज के आधार पर आपको जो है बताए गए थे। तो उसी तरीके से आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।